साल 1973, एक ऐसा दिन जिसे आज तक नहीं भूला गया। ऑस्ट्रेलिया के केव डाइविंग इतिहास का सबसे बुरा दिन। 4 फैमिली मेंबर्स ने एक एडवेंचर शुरू किया, एक ऐसा सिंकहोल में जो धरती के अंदर छुपा हुआ था, लेकिन बस एक ही वापस लौट पाया। यह है द शार्प डाइविंग ट्रेजेडी की कहानी। क्रिस्टीन मिलेट सिर्फ 19 साल की उम्र में एक डाइविंग जीनियस थी। लगभग 15 साल से वो अपने पिता के साथ डाइविंग कर रही थी। पूरी फैमिली एक्सपर्ट डाइवर थी। क्रिस्टीन, उसका भाई स्टीवन और ग्लेन और उनका कजन जॉन, जो थोड़ा इनएक्सपीरियंस था लेकिन फिर भी एक काबिल डाइवर था। 28 मई 1973 को ये सब माउंट गैम्बियर के शार्प सिंकहोल में डाइव करने निकली। ये माउंट गैम्बियर और ओशियन के बीच में एक जमीन पर है, जिस जमीन को कुछ डेयरी फार्मर ऑन करते हैं। और पता है, ये सिंकहोल मिलने की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक दिन एक किसान अपने घोड़े को लेकर लैंड पर चल रहा था और तभी अचानक से घासों के बीच में एक होल के अंदर वो घोड़ा गिर जाता है। और तब वो किसान उस होल को नोटिस करता है, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं नोटिस किया था। वह सरप्राइजिंगली देखता है कि जमीन में एक होल है जो रफली 20 फीट गहरी है और नीचे दूरी पर पानी नजर आ रही है। ये चीजें किसान के लिए अमेजिंग भी थी और थोड़ी डरावनी भी। लेकिन इसमें किसान के पास एक सवाल थी जिसका जवाब क्लियर नहीं था कि क्या यह होल यहाँ पहले से थी या घोड़े की वजह से कोलैप्स होकर यहाँ होल बन गई है। वह किसान पत्थरों से इसे भरकर बंद करना चाहते थे। वो एक एक करके पत्थर अंदर फेंकना शुरू करता है। ऐसा करते हुए वो अंदर हजारों छोटे छोटे पत्थर फेंक देता है, लेकिन सभी पत्थर उस अंधेरी जगह के पानी में गायब होते जा रही थी। ये छोटी होल के 20 फीट नीचे एक बड़ी लेक है, ऑलमोस्ट एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी। अगर दिन का समय हो तो बाहर वो होल से एक सफायर ब्लू बीम ऑफ लाइट अंदर आती है जो पानी से रिफ्लेक्ट करती है और पूरी रूम लाइट अप हो जाती है। और तभी से केवल इसका नाम द शाफ्ट रख देता है। द शाफ्ट ऑफ लाइट की वजह से वाटर लेवल से एग्जैक्ट 60 फीट की गहराई में वहां सरफेस पर वही हजारों पत्थर पड़ी हुई मिलती है जिसे लैंड ओनर ने इसे भरने के लिए फेंकी थी। यह रॉक पाइल्स ऊपर होल के एग्जैक्ट नीचे थी, तो ये एक एंकर पॉइंट की तरह भी काम करती थी, जिसे डाइवर्स पत्थर को देखकर वो एरिया को रिकॉग्नाइज कर पाता है। बेसिकली जहाँ रॉक पाइल्स पड़ी थी वहां से 2 रास्ते निकलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जहां दोनों टनल और भी गहराई में जाती है। मेन चैम्बर से एक टनल साउथ वेस्ट में जाती है 260 फीट गहरी, और दूसरी टनल नॉर्थ वेस्ट में जाती है 407 फीट गहराई में। और यह मैप 1973 के बाद बनी थी और 1973 से पहले इसमें 8000 से ज्यादा बार लोग डाइव कर चुके थे। और तब तक सभी को यह लगता था कि नॉर्थ वेस्ट की जो टनल है वो बॉटमलेस है, जिसकी कोई एंडिंग नहीं है, क्योंकि इसके डीप तक जाकर टच करनी इम्पॉसिबल थी। लेकिन आज सभी नॉन डाइवर्स इंक्लूडिंग मिलो फैमिली यहाँ आए हुए थे एक न्यू रिकॉर्ड बनाने, 250 फीट की गहराई में जाकर। बेसिकली केव के एक ऐसे पॉइंट पर जाना जहाँ लाइट बिल्कुल नहीं आती हो, पिच ब्लैक यानी विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0, और कुछ खतरनाक चीजें जिससे यह सभी अनजान थे। सभी सिंकहोल के बाहर एक ट्राइपॉड सेटअप करते हैं जो कुछ इस तरह से दिखती है, और एक रस्सी नीचे उतारते हैं जो इसे अंदर जाने और आने में मदद करने वाली थी। एक डाइवर ऊपर ही रुकता है सप्लाई और सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, और 8 डाइवर्स नीचे चैम्बर में उतरते हैं। इसी टीम में एक रॉबर्ट स्मिथ थे जो प्रेसिडेंट थे डाइविंग क्लब के, और वो इस शाफ्ट को 20 साल से ज्यादा विजिट कर चुके थे। लेकिन वो क्रिस्टीन और मिलो फैमिली के इस रिकॉर्ड बनाने वाले प्लान से अनजान थे। इनकी सिंपल प्लान थी कि सभी सिर्फ 200 फीट की गहराइयों तक जाएंगे, जिससे सभी मैन चैम्बर के पास ही रहेंगे, और ऊपर होल से वो ब्लू बीम ऑफ लाइट इन सभी को गाइड करेगी। और इसलिए ग्रुप नीचे दूसरी रस्सी भी नहीं लाए थे एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए। असल बात यह है कि ये ग्रुप की कोई ऑफिशियल प्लान नहीं थी। बिना एक एस्टेब्लिश लीडर के किसी के बीच कोई कोऑर्डिनेशन और कोई प्लान थी ही नहीं। और दूसरी, केव डाइविंग उस समय न्यू थी, तो उस समय अथॉरिटी के द्वारा प्रॉपर प्रोटोकॉल्स भी एस्टेब्लिश नहीं थी। और तीसरी और सबसे डेंजरस बात यह थी कि किसी को भी प्रॉपर केव के अंदर डाइव करने की एक्सपीरियंस नहीं थी। सभी को एक्सपीरियंस थी सिर्फ ओपन वाटर में डाइव करने की, जहाँ क्लियर ब्राइट वाटर होती है, जिसमें डाइवर्स आराम से खुद को ओरिएंट कर पाते हैं। जबकि केव डाइविंग में सभी चीजें उल्टी होती है। शुरू में सभी चीजें नॉर्मल चल रही थी, सभी रॉक पाइल के एरिया को भी क्रॉस कर लेते हैं। क्रिस्टीन, स्टीफन, जॉन और 4 डाइवर गॉर्डन नॉर्थ वेस्ट के टनल के सेक्शन में आगे बढ़ रहे थे। वो सोच रहे थे कि वो तुरंत 250 फीट की गहराइयों को टच करके वापस लौट आएंगे, और ये करने से इनकी एक न्यू रिकॉर्ड बन जाएगी। लेकिन यह समय थी 1973 की, जिसमें स्कूबा डाइवर्स रेगुलर एयर सिलेंडर का यूज करते थे। स्पेशल मिक्स गैसेस वाली सिलेंडर अभी तक डाइवर्स के लिए स्टेब्लिश नहीं हुई थी, और इससे डाइवर्स की एक लिमिटेशन होती है कि वो कितने देर तक वो इस सिलेंडर का यूज कर सकते हैं।
अदरवाइज इन पर नाइट्रोजन नार्कोसिस का इफेक्ट शुरू हो जाएगी। बेसिकली नाइट्रोजन नार्कोसिस इफेक्ट आती है जब डाइवर्स के एयर सिलेंडर में प्रेशर बढ़ जाती है। जिस तरह से वो डाइवर्स डेप्थ में आगे बढ़ते हैं, एयर में जो नाइट्रोजन होती है वो डाइवर्स के ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व करते हैं, जो सिमिलर होती है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन से। और ये कंडीशन और भी कहीं ज़्यादा डेंजरस हो जाती है जब डाइवर्स मेनली 200 फीट की गहराइयों में डाइव कर रहा हो। केव डाइविंग के डायनेमिक्स ओपन स्कूल डाइविंग से कहीं ज़्यादा अलग होती है और इन्हें ये जल्द एहसास होने वाली थी। 180 फीट की गहराइयों पर रॉबर्ट स्मिथ पर नाइट्रोजन नार्कोसिस का साइड इफेक्ट शुरू हो जाती है। रॉबर्ट एक्सपीरियंस डाइवर्स थे तो वह तुरंत नाइट्रोजन नार्कोसिस के इफेक्ट को पहचान लेते हैं और वो दूसरे टीममेट को सिग्नल देकर वो वापस मैन चैम्बर की तरफ लौट आते हैं। सेफ एरिया के पास नीचे ग्लेन क्रिस्टीन के पीछे ही था, तो ग्लेन उसके शोल्डर को टैप करता है और उसे वापस चलने को कहता है, लेकिन वो वापस लौटना नहीं चाहते थे। वो और भी डीपर सेक्शन में जा रही थी। इसे 250 फीट की गहराइयों को टच करनी थी। ग्लेन क्रिस्टीन के लिए टेंशन नहीं लेता और वो भी इसे सिग्नल देकर वापस सेफ एरिया की तरफ लौट आता है। रॉबर्ट के सेफ एरिया के पहुंचने के जस्ट 8 मिनट बाद ग्लेन भी इसके पास वापस लौट चुका था। देन उसके पीछे रोनाल्ड और पीटर भी आ जाता है क्योंकि इनके सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। रॉबर्ट बाकी के टीम के बारे में इससे पूछता है तो पीटर कहता है कि मैंने तो उसे अपने पीछे आते हुए देखा था, मुझे लग रहा था वो पीछे ही आ रहे होंगे। और फिर वो सभी को रियलाइज होती है कि वह चारों तो अंदर ही रह गए हैं और अभी तक वो सभी के सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी। ग्लेन तुरंत पैनिक में न्यू सिलेंडर लेते हैं और वो घबराते हुए 250 फीट की गहराइयों में अंदर जाते हैं। वो लेज की तरफ नीचे आते हैं, लेकिन इन्हें वहां सिर्फ स्टीफन की कैमरा और फ्लैश लाइट नीचे गिरी हुई मिलती है। यह एक ऐसा सिचुएशन थी जिसे ग्लेन कभी नहीं देखना चाहता था, मगर अफसोस यह सच था। इन्हें अभी तक रियलाइज हो चुकी थी कि क्रिस्टन, स्टीफन, जॉन और गॉर्डन अभी तक मर चुके होंगे और तभी से यह बन जाती है इतिहास की डेडली केव डाइविंग इंसिडेंट। लेकिन टनल में हुआ क्या था? जब तक चारों टनल की गहराई में जा रहे थे तब तक इनकी सिलेंडर में हवा खत्म होने लग रही थी और इन्हें समझ आ चुकी थी कि इन्हें जल्दी करनी होगी। सभी में नाइट्रोजन नार्कोसिस की सिम्टम्स भी नजर आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह से कॉन्शियस थे और अपने टास्क पर फोकस कर रहे थे। इस गहराई में इस समय तक सभी की एयर कंप्रेस्ड हो चुकी थी। हालांकि वो अपने भाइयों के साथ एक ग्रुप में थे, तो इसे अभी तक लग रही थी कि वो 250 फीट के डेप्थ के रिकॉर्ड को अचीव कर लेंगे। लेकिन इन्हें 250 फीट के डेप्थ को अचीव करने के लिए इन्हें अभी भी 300 फीट एक लीनियर डायरेक्शन में चलनी होगी और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे इनकी हवा और तेजी से कम हो रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी सिल्ट की। ये एक ऐसा चीज थी जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। चारों डाइवर्स एक छोटे स्पेस में थे जहां पूरी पानी सिल्टेड थी और धूल नीचे सेटल होने का नाम नहीं ले रही थी। सिल्टिंग की वजह से वहां विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि वो अपने हाथ के आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। क्रिस्टीन को एहसास हो चुकी थी कि वो 250 फीट के रिकॉर्ड को अचीव नहीं कर पाएगी। इनके पास वापस मुड़ने का आखिरी ऑप्शन थी, लेकिन वापस मुड़ना जितना आसान लग रही थी उतनी आसान थी नहीं। सिल्टेड पानी में डाइव करते हुए उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें किस डायरेक्शन में जानी है जिससे वो रॉक पाइल के एरिया तक पहुंच जाए। वो सिंक होल की रोशनी भी आना बंद हो चुकी थी क्योंकि बाहर की मौसम क्लाउडी हो चुकी थी। ऑक्सीजन की लेवल लो हो रही थी। अगर वो अभी भी बाहर जाने का रास्ता खोज लेते हैं तो उससे वहां पहुंचना नामुमकिन थी। क्रिस्टीन बाहर जाने के अटेम्प्ट में वो सीधे ऊपर सीलिंग में चली जाती है जिससे वो सिल्टेड वाटर से बच सके। पीछे गॉर्डन भी यही सेम काम करता है। दोनों ऊपर सीलिंग के पास डाइव कर रहे होते हैं। वो पैनिक में फ्लैश लाइट से ऊपर नीचे सभी डायरेक्शन में देख रहे थे जिससे इन्हें सही डायरेक्शन नजर आ जाए। ऊपर सीलिंग में इन्हें चोट भी लगती है। आप इमेजिन करो एक फीलिंग को जब आप सीलिंग और पत्थर की दीवार से चारों तरफ से घिरे हो, वो भी पानी के अंदर, लेकिन बाहर जाने के कोई भी रास्ते नजर नहीं आ रही हो। आप पैनिक हो रहे हो एक कंप्लीटली अंधेरे जगह पर जहां सिर्फ धूल है। इनकी बेचैनी की भारी कोशिशों ने इनके सिलेंडर में हवा और तेजी से खत्म कर दिया था। इस समय तक गॉर्डन और क्रिस्टीन दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए रुक जाते हैं। इन्हें रियलाइज हो चुकी थी कि ये अब कुछ नहीं कर सकते और वो दोनों फर्श पर गिर जाते हैं। अब तक जॉन वॉकर मैन भी कम हवा और नाइट्रोजन नार्कोसिस से सफर कर रहे थे और वो भी केव के फर्श पर गिर जाते हैं और वो वापस लौटने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो गए थे। लेकिन अब इनके सिलेंडर में भी हवा खत्म हो गई थी और अफसोस इतनी मेहनत के बावजूद भी वो बच नहीं पाते। ग्लेन जो नीचे सभी को खोजने आए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ स्टीफन की कैमरा और फ्लैशलाइट ही मिलती है, लेकिन सभी के बॉडीज की कोई खबर नहीं। इन्हें रियलाइज हो चुकी थी कि वो चारों मर चुके होंगे और वो थक हार कर वापस लौट आते हैं।
अगले दिन पुलिस आती है बॉडीज की रिकवरी के लिए और वो केव के 200 फीट तक की गहराई में जाते हैं, जहाँ केव में पानी अभी भी सिल्टेड थी, लेकिन इन्हें किसी की भी बॉडी नहीं मिलती। वो पुलिस यहाँ महीनों तक सभी को खोजते हैं, लेकिन किसी को भी कोई खबर नहीं थी। लेकिन अगले साल जनवरी में इसके लैंड ओनर के पास कुछ फिल्म क्रू आते हैं केव डाइविंग की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। लैंड ओनर से परमिशन लेने के बाद वो सभी केव के अंदर घुसते हैं और सभी फिल्म क्रू पानी के 50 फीट की गहराई में जाते हैं और उन्होंने अपने साथ प्रोफेशनल लाइटनिंग इक्विपमेंट भी साथ ले गए थे। और जब वो केव के अंदर वो लाइट को ऑन करते हैं तो पूरी केव में दिन की तरह रोशनी हो जाती है। इसी में से एक टेक्नीशियन नोटिस करते हैं कि कोई तीसरा पर्सन इसके पीछे है और फिर वो इसे देखकर डर जाते हैं और वो क्लोज से उसे जाकर देखते हैं तो पता चलती है कि वहाँ एक डेड बॉडी है, एक बेड सूट में। वो पर्सन था स्टीफन, क्रिस्टन का भाई। मार्च 1974 इसके लैंड ओनर के लिए यह बहुत अनकंफर्टेबल थी कि इसके जमीन के नीचे 3 डेड बॉडीज पड़ी है और इसके लिए वो एक डाइविंग टीम से कांटेक्ट करते हैं और उसे केव के अंदर भेजते हैं। डाइविंग टीम को 180 फीट की गहराई में क्रिस्टीन की बॉडी मिलती है टनल के सरफेस पर और उसके जस्ट बगल में गॉर्डन की बॉडी मिलती है और फिर उसके 20 फीट नीचे उन्हें चौथे आदमी की बॉडी मिलती है, जॉन वॉकर मैन की। फैमिली में ग्लेन मिलो अब अकेले रह गए थे और इनके तीनों सिबलिंग्स मर चुके थे और शायद तभी से यह बन जाती है इतिहास की डेडलीस्ट केव डाइविंग डिजास्टर। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।